नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। खबरें तो आज देखिए दुनिया भर से तमाम हैं, भारत से भी और विश्व से भी। गाजा में बंधक छोड़े जाने लगे हैं, ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं, बंधकों की रिहाई में वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद वो उनको समिट में जाना है, एक पीस समिट कर रहे हैं इजिप्ट में, कायरो में। वहां पर मोदी जी को भी बुलाया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न जाने का फैसला किया और हमारे राज्य मंत्री को वहां पर भेजा गया है। तो वो क्यों नहीं गए, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आपके पड़ोस से आ रही है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये हंगामा, गोलाबारी, गोली चल रही है सीधे प्रदर्शनकारियों के ऊपर। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो गाजा के शांति समझौते के खिलाफ, पाकिस्तान ने जो उसके पक्ष में जो अपना स्टैंड लिया हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इस संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं। जगह जगह आग लगी हुई है और पुलिस को प्रदर्शनकारियों का सामना करते हुए गोली भी चलानी पड़ी है। भीषण झड़पें हुई हैं। रेंजर्स ने पब्लिक के ऊपर गोली चलाई जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये झड़प उस वक्त हुई है जब टीएलपी के सैकड़ों समर्थक गाजा के समर्थन में इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का टारगेट अमेरिकी दूतावास है, जहां वो जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। पाकिस्तान का मुरीद के आतंकवादी हाफिज सईद का गढ़ है और यहीं पर हाफिज का आतंकी मदरसा भी है। टीएलपी का काफिला मुरीद के पहुंचा और पुलिस और रेंजर्स ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और फायरिंग का सहारा लिया। कई प्रदर्शनकारियों और 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है और 10 लोगों की मौत हुई है। इन प्रदर्शनकारियों ने भी जवाब में पत्थरबाजी की, जगह जगह आग लगाई, सरकारी गाड़ियां फूंक डाली। ये इस वक्त हो रहा है। मैं आपको कुछ कुछ तस्वीरें दिखाता रहूंगा, फिर हम बात करते रहेंगे। पहले आप देखिए जरा कैसी अराजकता इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। भागने की जगह नहीं है। देखो कई दिन के घंटे यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन नत्ते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रंप का कलमा पढ़ते हो, तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है? क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिल्लत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है पूरा पाकिस्तान निकले। ये कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं, हम तुम्हें पैगाम दे सकते हैं। खुदा का खौफ खाओ, पूरा पाकिस्तान निकलो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे शहरी मारे जा रहे हैं। तो ये आपने देखा, वो प्रदर्शनकारी कह रहा है हम पर AK-47 से गोलियां चलाई जा रही हैं और ये मुरीद के का इलाका है। मैंने आपको बताया हाफिज सईद का गढ़ ये है और पंजाब सूबे में आता है। पाकिस्तान की सेना पंजाब के लोगों से भरी हुई है और वहाँ का हर और राज्य जो है वो ये कहता रहा है कि पंजाब के लोग दरअसल पाकिस्तान पर राज करते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं होती। आज उस पाकिस्तान के पंजाब में आग लगी। या आप इन गोलियों की आवाज पे गौर कीजिएगा। ये ऐसी आवाज ऑटोमेटिक वेपन से जब गोली चलती है तब आती है। तो वो जो प्रदर्शनकारी कह रहा है कि हमारे ऊपर AK-47 से गोली चल रही है, तो वो गलत नहीं कह रहा है। पीछे से गोलियों की आवाज जिस तरीके से आ रही है वो यही बताती है कि अंधाधुंध गोलीबारी हुई है इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। जो प्रदर्शन है या इन लोगों की ये कोशिश की है इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर तक पहुंचकर वहां प्रदर्शन करें, ये पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है।
और आपने देखा पहले भी इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और आज खबर यह है 10 से ज़्यादा लोगों की जान, ये जो बिल्कुल ताज़ा वहाँ गोलीबारी हुई है उसके अंदर जा चुकी है। और पुलिस का भी एक व्यक्ति मारा गया, ऐसी भी सूचना वहाँ से आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो बोया वो उसे काट रहा है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत कट्टरवादी संगठन है। आपको मालूम होगा कुछ साल पहले इस्लामाबाद के लाल मस्जिद में सेना को जाके ऑपरेशन करना पड़ा था, क्योंकि वो उस वक्त इतने ज़्यादा मोल्डन हो गए थे। इस्लामाबाद राजधानी में बैठकर वो तालिबान के समर्थन में बातें किया करते थे। तब परवेज़ मुशर्रफ को सेना को भेजना पड़ा था लाल मस्जिद पर उन अतिवादियों पर काबू करने के लिए। अब तो ये पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी भी आ चुके हैं। विजय जी, पाकिस्तान के पंजाब के दिल में हो रहा है ये सब कुछ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और ज़्यादा खतरनाक बात भी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को यदि आप देखें, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और ये जो सारा हिस्सा है POK वाला, ये लोग ये शिकायत हमेशा करते रहे। इवन सिंध के लोग भी शिकायत करते रहे। हालांकि सिंध में जो है पाक की सेना के बहुत सारे लोगों के जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज और बंगले हैं वो वहाँ पर हैं कराची में। लेकिन पाकिस्तान का पंजाब वाला हिस्सा वहाँ का सबसे बड़ा पावरफुल सत्ता वाला हिस्सा है। वहाँ ये हो रहा है तो ये मुनीर साहब के लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि वो जिस तरह से कर रहे हैं, ये तहरीक लब्बैक के पर हमने परसों भी शायद बात की थी, 2 दिन पहले भी, कि वो बहुत ही रेडिकल एक्सट्रीम किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं। और आपने लाल मस्जिद का जिक्र किया, मैं बताऊँ लाल मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण इलाका है लाहौर का, और वहाँ पर जो हुआ था, मुझे याद आ रहा है बात, क्योंकि मैं लाल मस्जिद जा चुका हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण इलाकों में से माना जाता है और उसको परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में निकालने में बहुत मुश्किल हुई थी। तहरीक लब्बैक से निपटना मुनीर साहब के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इवन जो TTP की जो बात हम लोग कर रहे थे बलूचिस्तान में और वहाँ, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है तहरीक लब्बैक के साथ काम करना और उनके साथ लड़ाई लड़ना। वो पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। वो हमेशा ही जिहादी किस्म की लड़ाई वो लड़ते रहे और गोलियां और बंदूकें उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इन लोगों के लिए ओके, ना इससे पीछे हटने वाले हैं। तो मुनीर को मतलब TTP से ज़्यादा मुश्किल काम है तहरीक लब्बैक से लड़ना। TTP से ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ, नहीं, इन लोगों के पास कोई पब्लिक सपोर्ट भी होता है क्या? पब्लिक सपोर्ट है पूरा तहरीक लब्बैक के साथ भी पूरा सपोर्ट है। तो ये बड़ा मजबूत संगठन है और बड़ा जिहादी किस्म के संगठन के तौर पर आपको इसको देखना चाहिए। एक बार कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, जरा दिखा दीजिए। लोग मारे गए हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान के। हो रहा है, ये आपको बता दें, ये जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है जो लोग मारे गए हैं उनके लिए। और अभी एक प्रदर्शनकारी ने ये बोला था फजर का समय हो रहा है। ये देखिए डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं सड़कों पे। फजर का मतलब सुबह सुबह जो पहली नमाज होती है उसका वक्त था। मतलब सुबह 5-6 बजे के करीब, 5 बजे के करीब ये हालत थी पाकिस्तान की सड़कों की। भागने की जगह नहीं है। देखो कायदीन के कंटेनर को जला दिया इन्होंने। ये आप देखो यजीदी हुकूमत को, ये इस्राएली फोर्सेस को, ये कायदीन के कंटेनर को जला दिया इन्होंने। नो पाकिस्तानियों, दुआ में याद रखना सालों को खत्म हो गया। तुम नहीं निकले मुफ्ती मुनीब। तुमने जितनी देर अपने बंदों के नाम गिनवाए ना, उतनी देर में यहाँ पे हमारे 5 शहीद हुए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जितनी देर में तूने अपने बंदों के नाम गिनवाए ना, वहाँ पे इधर 10 बंदे लाशें गिराई है इन्होंने। ये मरकजी कंटेनर सीधे आसिफ मुनीर का नाम ले रहे हैं और उसे कह रहे हैं इजरायली फोर्सेस।
इससे बड़ा तमाचा क्या होगा आसिम मुनीर के लिए कि उसकी सेना को इजरायली फोर्स कहा जाए? वैसे ही अभी वो फिलिस्तीन के मसले पर जिस तरह से पाकिस्तान ने साथ दिया हमास को, उसी का झगड़ा है, उसी का झगड़ा है वो। लेकिन आपने जैसा कहा वो कि ये तो तालिबान से निपटने से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान की सेना के लिए, और वो दिख भी रहा है जिस तरीके से आगजनी वहां हो रही है। और इनके 2-3 लोग पहले मारे गए, उसके बाद भी ये लोग पीछे नहीं हटे। किसी भी कीमत पर ये इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। इस्लामाबाद के आसपास के पूरे इलाके को कंटेनरों से रास्ता रोक के बंद कर दिया गया है। आपने कभी सोचा कि किसी देश की राजधानी में इंटरनेट बंद करना पड़े? पाकिस्तान की राजधानी में इंटरनेट नहीं चल रहा है कई दिनों से, क्योंकि ये लोग किसी तरीके से वहां एकजुट ना हो जाएं, इसका डर है पाकिस्तान की सरकार को और सेना को। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कितना जाहिल मुल्क है, शांति प्रस्ताव के विरोध में अपने देश में आग लगा रहे हैं। यानी उनकी जाहिलियत का उनके दिमाग में कितना कूड़ा भर गया है। और वो सब क्यों है? क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही बिल्कुल एकदम बांध दिया गया है। जिस असीम मुनीर को गाली देते हुए जाने क्या क्या कह रहे हैं, और मुफ्ती मुनीर भी कह रहे हैं, और जिस अपनी ही सेना को या पुलिस को इजरायली फोर्सेस कह रहे हैं, वो भी तो यही सब समझा रहे थे। अभी ज्यादा दिन थोड़ी ना बीते हैं। जब भारत के साथ युद्ध जैसे हालात थे तो उस वक्त क्या कह रहे थे कि हम तो ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, एक साथ रह नहीं सकते, 2 नेशन ही पॉसिबल है, कश्मीर पर ये कर देंगे, हमें तो आया ही, हम तो सब शहीद होने के लिए। लीजिए, शहीद हो रहे। आपने जो आग लगाई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और दुनिया के किसी हिस्से में यह नहीं होता है, दुनिया के किसी हिस्से में यह नहीं होता है कि अपने देश को आप इसलिए लगाएं कि कहीं और शांति, किसी और दुनिया के कोने में कुछ हो रहा है। नहीं, उसमें भी शांति हो रही है। वो लोग तो इससे सहमत हैं। अरे हमास आज वहां बंधक छोड़ रहा है अभी, जब हम बात कर रहे हैं। हमास जिसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, वो प्रस्ताव तो उन्होंने मान लिया है। जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें तो आने वाले समय में हो सकता है कि गाजा के लोग और इजराइल के लोग वो बेहतर तरीके से बात करते, हिलते मिलते दिखें, और तब क्या करेंगे ये नामुराद किस्म के लोग जो अपने ही मुल्क को आग लगा रहे हैं। एक बात बोलिए। और मुझे लगता है कि कई बार जो चीजें दिख नहीं रही होती, हम कई बार भी कल परसों में कहीं था तो किसी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, सर क्या कभी ऐसा हो पाएगा या ये सब एक है कि पीओके इधर आ जाए? हमने कहा भाई वो हमारा ही है, वो तब आएगा जब वो ऊब जाएंगे, जब उनको लगेगा। और चूंकि पाकिस्तान इन सारी जगहों को, अब आपने कहा कि पंजाब में भी शुरू हो गया, इन सारी जगहों को इस्तेमाल करता है सिर्फ टेरर लॉन्च पैड के नाम पर। अब पता नहीं दुनिया को क्यों नहीं दिखता है। और अमेरिका एम्बेसी कैसे जाने देंगे भाई? वो तो आका है, वहां कहां जाने देंगे? वो तो असली मसला तो वहीं से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर जरा कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं आपको, कैसे अपने लोगों के ऊपर गोली चला रही है इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस और फौज। अभी भी अगर आप लोग खामोश रहे, अंदर बैठे रहे, बहुत शर्म का मुकाम होगा आपके लिए। आप लोगों के लिए बहुत शर्म का मुकाम है। अभी भी अगर आप लोग खामोश रहे, अंदर बैठे रहे, बहुत शर्म का मुकाम होगा आपके लिए। आप लोगों के लिए बहुत शर्म का मुकाम है। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम भागने की जगह नहीं है। देखो कायदीन के कंटेनर को जला दिया इन्होंने। ये आप देखो यजीदी हुकूमत को, ये इस्राएली फोर्सेस को, ये कायदीन के कंटेनर को जला दिया इन्होंने। पता नहीं। पाकिस्तानियों दुआ में याद रखना, सालों को खत्म हो गया। दोनों बातें, एक तो जैसा अभी बता भी रहे थे आपको मेहमान, ये सब इतने कट्टरपंथी लोग हैं, ये मरने मारने से डरते नहीं, तो इनके लिए गोली सामने से चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी आंदोलन पाकिस्तान में जब भी हुए इसी किस्म का खून खराबा और उग्र आंदोलन हुआ, लेकिन ये मामला क्योंकि सीधे सीधे धार्मिक मामला है, धर्म से जुड़ा मामला है, और वो भी फिलिस्तीन को, इन फिलिस्तीन जैसे मुद्दों को
अपनी जनता के लिए इतना इमोटिव इशू बनाया ही इन सरकारों ने, तो पाकिस्तान के लोगों ने खुद किया है, सरकार ने खुद किया है। आज वो खुद लाशें बिछ रही हैं तो उनको खुद ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं ये शायद दुनिया की उन डिक्टेटोरियल जगहों में से एक है जो इनको अपने लोगों को मारने में कभी कोई दिक्कत नहीं रही, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। गोली तो छोटी सी बात है, ये तो ड्रोन से मारते हैं, ये तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, गनशिप्स, अभी जेट से बॉम्बिंग करते हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोग मारे गए थे, उसमें बच्चे भी थे, बॉम्बिंग की थी पाकिस्तान के लोगों ने। तो इनकी सरकार को गोली चलाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। इस बार सामने आदमी वो आ गया जिसको मरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुरीद के और लाहौर जो है ना हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, मतलब उसको खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ना। ये जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये दीन कहते क्या है, हम दीन के लिए काम करते हैं, और जो दीन में मरता है वो है, शहीद होता है। वही जो आप जो शहीद शब्द है ना, बेसिकली शहादा शब्द से लिया हुआ है, और शहादा का मतलब होता है कि जो दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें, और जो दीन के लिए कुर्बान करता है उसके लिए जन्नत का दरवाजा जो है वो तुरंत नसीब होता है, डायरेक्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, टेररिस्टों के जब अफगानिस्तान में मारे जा रहे थे तो उनके जेब से प्लास्टिक की चाबियां मिलती थी। तो किसी ने पूछा कि भाई ये प्लास्टिक की चाबी क्यों? तो कहा कि ये दीन के लिए कुर्बान होते हैं, तो जन्नत का दरवाजा ये चाबी वहाँ के ये खुलने के लिए है, सिम सिम खुल जाता है। ये ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, जो फील्ड में ऑपरेट करके आया है उस अधिकारी ने मुझे ये जानकारी दी। तो यदि कर्म का सिद्धांत इन पर लागू नहीं है, कर्म से वो जन्नत नहीं जाएंगे। कर्म से तो जन्नत तब जाएंगे जब वो डे ऑफ जजमेंट होगा, और डे ऑफ जजमेंट तो पता नहीं कब होगा, पता नहीं। लेकिन यदि दीन के लिए मरते हैं तो सीधे शहीद होकर के जन्नत ही जाएंगे। ये जो बात है, यही इनमें ये आत्मघाती बम ले जा करके अपने आप को उड़ा लेने की क्षमता इनमें पैदा करता है, वो जज्बा पैदा करता है। जो आप कह रहे थे कि ये मरने मारने की, तो ये उनके दिमाग में ये डाला हुआ है, ये बीज है। और आज मुझे लगता है कि एक पूरा चक्र कंप्लीट हो चुका है। एक पंजाब ही शांत प्रदेश था जो लगभग लगता था कि संपन्न हो रहा है, प्रॉस्पेरस है, वहाँ ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम थी, लेकिन आज वो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब जाकर के पंजाब भी जो है उसके हिस्से में आ गया है। और जो आने वाली लड़ाई होगी वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में तेज ही होगी, ये कम नहीं होने जा रही है। मज़ेदार बात ये है कि हमास वगैरह का भी जो आज शांति समझौते के बारे में बात चल रही है, उसमें भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। उसमें भी क्लैरिटी की बहुत ये है कि नाम कितने छूटेंगे, कितने लोगों को, हमास को कितने लोग जो उनके बंधक अभी जो इजरायली फोर्सेस के पास हैं कितने छोड़े जाएंगे, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन के मामले पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इजरायल ने बिल्कुल ही इससे मना कर दिया गया है। सवाल यह है कि ये जंग कितनी देर तक जाएंगे, और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी वो अब अपने कदम पीछे खींच लिया है। असर इजरायल की डिटेल में आगे बात करेंगे, हमास और इजरायल की। लेकिन समीर जी, केवल यही नहीं लड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान, या यूं कहिए पाकिस्तान के लोग मर नहीं रहे। सीमा पर जो हो रहा है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शनिवार रात को भीषण झड़प हुई थी। वो एक वॉर जैसा ही था, वो पूरी रात एक दूसरे के लोगों को इन्होंने मारा, दोनों देशों को खूब नुकसान हुआ। पाकिस्तान कहता है उसने 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार दिया, जबकि उसने एक्सेप्ट किया कि 23 पाकिस्तानी सैनिक भी मरे, ये पाकिस्तान मानता है। अफगानिस्तान कहता है हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, और पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमने कब्जा भी कर लिया। अब अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शनिवार रात 12 बजे हमने रोक दी थी, सऊदी अरब और कतर के कहने पर। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सभी सीमाओं पर स्थिति अब पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में है और अवैध गतिविधियों पर बहुत हद तक रोक लग गई है।
और भारत के दौरे पर आए हुए हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी। इन्होंने पहले कहा था कि जो हम पर जो अफगानिस्तानियों को छेड़ रहा है, अफगानों को, उसे याद रखना चाहिए कि नेटो का, यूएसएसआर का क्या हश्र हमने किया था। अब ये दोबारा इन्होंने कहा, कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने दिल्ली में और कहा कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं। हम पाकिस्तान के साथ अपने सारे मसले जो हैं बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में हम अमन लेकर के आए, बड़े लंबे अरसे के बाद वहाँ शांति की कोशिशें हो रही हैं। हम स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन अगर शांति नहीं चाहता पाकिस्तान तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। हम अफगानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है, तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफ़गानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदून का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के पहुँच कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान है कि तारीख़ के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर आपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। और आप मजेदार बात जानते हैं सारी स्थिति में क्या है कि जब तालिबान सत्ता में आया था 2021 में, इमरान खान प्रधानमंत्री होते थे पाकिस्तान के, उनका स्टेटमेंट था कि अफगान लोगों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। आज पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड ये है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि अब वक्त आ गया है कि अफगान लोग खुद को आज़ाद करें। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि आप आज़ाद हो इनसे। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने तो चिट्ठी लिखी है कि भाई लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और वहाँ जनता की चुनी हुई सरकार आना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की जो हालत है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अब बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। भारत से लड़कर पाकिस्तान ने जो एक मूर्खता का काम किया था, जो गुस्ताखी दिखाई थी, उसका सजा उसे तो ऑपरेशन सिंदूर में मिल चुकी है। उसके बाद उसे जिस तरीके से, चाहे वो दुनिया के तमाम मामले हो, इजराइल के मामले पर जिस तरीके से पाकिस्तान की, अमेरिका की बात का समर्थन किया और उसको फिर अपने ही घर में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब उनकी ही जनता पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ हो गई है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से उन्हें दुस्साहस करने की कोशिश की थी कि रात को घुसकर उन्होंने हवाई हमला कर दिया था और बाद में फिर अफगानिस्तान ने जो उनको सबक सिखाया है, तो पाकिस्तान के लिए बड़े बुरे दिन शुरू हो गए। एक तो बॉर्डर पर, डुरन बॉर्डर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान के सैनिक लगातार उनको वहाँ पर पीट रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। हालांकि ठीक है कि कतर ने हस्तक्षेप करके फिलहाल पाकिस्तान को बचा लिया है, वरना तो मुझे लग रहा था कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर, जो लड़ाका है वो तो पाकिस्तान सीमा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मुनीर को ये लग रहा था कि अब वो सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं, तो वो जो देश में चाहेंगे, दुनिया में चाहेंगे वो होगा। अमेरिका से उनको लग रहा था कि बहुत समर्थन मिलेगा, बार बार वो ट्रंप से मिलकर आ रहे थे। हालांकि कल ट्रंप का बयान आया है कि एक बार मैं इजराइल होकर आता हूँ, फिर मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई को भी खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म लड़ाई खत्म करने के लिए ही हुआ। कल बोला उन्होंने कि मेरा जन्म, मुझे एक और जंग रुकवानी पड़ेगी। तो बोले ये जंग में रुकवाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि जब अफगानिस्तान जैसा देश पाकिस्तान को अगर दांत खट्टे कर रहा है, तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं है, पाकिस्तान की अवाम सेना के साथ नहीं है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने ही लोगों पर ये AK-47 चला रहे हैं, अपने ही लोगों पर बम वर्षा कर रहे हैं। क्या मजाक होगा, 70-78 साल में से आधा, लगभग 35 साल से ज्यादा तो सेना ने डायरेक्ट शासन किया पाकिस्तान में। वो कह रहा है अफगानिस्तान में लोकतंत्र होना चाहिए। और एक भी सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है पाकिस्तान के अंदर, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। और आप अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरीके से जेल में डालते हो, पूर्व अपने लोगों को किस तरीके से आप फांसी पर चढ़ा देते हो। कि बेनजीर भुट्टो के पिता को आपने जुल्फिकार को चलाया था। ठीक सर, ब्रेक का समय हो गया, एक छोटा कमेंट प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, फिर आगे इस पर और बात कर लेंगे। एक लाइन सिर्फ जोड़ रहा हूं, आप पूरे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर देख लीजिए, क्या एक जगह भी लोकतंत्र है? एक जगह भी लोकतंत्र नहीं है। ये सोचने का विषय है, क्या समाज लोकतांत्रिक प्रवृत्ति में विश्वास करता है? ये सोचने का विषय। आप कह रहे हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है, इसकी घोषणा भी कर दी है। और यह पहली बार होगा जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में छोटा भाई बड़ा भाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जुड़वा भाई हो गए हैं। दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इस सीट बंटवारे में। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटें
इस बार लड़ेगी, जबकि बीच में ऐसी खबर आ रही थी कि 26 के आसपास मामला सेटल हो सकता है, लेकिन इन 29 सीटें उनको दी गई हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनकी दो जो पार्टियां हैं वो 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव काम नहीं आया। जीतन राम मांझी ने पहले 40 सीटों की डिमांड रखी थी, फिर वो 20 पर आए, फिर 15 पर आए, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद मिली उनको मात्र 6। उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें मिली हैं। अब इनकी नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई, क्योंकि जब इसकी घोषणा की जो वहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने, बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने कहा था कि सब बड़े प्रसन्न हैं और सब कुछ हमारे बीच में ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा है क्या, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन जैसे इसमें 2-3 बातें निकल कर के आई जो बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, जेडीयू ये चाहती थी कि भले ही 1 सीट ज्यादा, लेकिन हम बड़े भाई बने, हम बीजेपी से 1 सीट ज्यादा लड़े। पिछली बार 115 सीट जेडीयू और 110 सीट बीजेपी लड़ी थी। पहली बार हो रहा है कि बराबर सीटों पर दोनों दल आ गए हैं, तो ये बड़ी बात होगी। दूसरा, चिराग पासवान को बाकी 2 सहयोगियों के एक्सपेंस पर एकोमोडेट किया गया, उनकी बात को माना गया। तो यह बताता है कि बीजेपी चिराग पासवान में काफी संभावनाएं भविष्य की देख रही है। और जो बाकी दोनों की नाराजगी है, वो हमें क्या मिला उससे ज्यादा चिराग पासवान को क्यों इतना मिला उससे ज्यादा है। तो इन दोनों विषयों पर हम लोग बात करेंगे। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो बराबर जेडीयू और बीजेपी लड़ रहे हैं, इससे बीजेपी ने बिना कहे ये तय कर दिया है कि अब लीडरशिप जो है बीजेपी के पास ही रहने वाली है। मतलब अब चुनाव के बाद अगर जीत गया गठबंधन तो नहीं बनेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। ये एक बड़ा साफ संकेत है, ऐसा ऑपोजिशन भी कह रहा है और कुछ विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एलजेपी को इतनी सीटें क्यों, तो एलजेपी को जो सीटें मिली हैं वो किसके खाते से गई हैं ये भी जानना चाहिए। इनमें बीजेपी की 9 सीटें हैं, जो पिछली बार बीजेपी लड़ी थी, ऐसी 9 सीटें एलजेपी के पास गई हैं, क्योंकि ये तो पिछली बार अलग लड़े थे। जेडीयू की 13 सीटें दी गई हैं इनको, जो पिछली बार जेडीयू लड़ी थी। हम की ऐसी 2 सीट दी गई हैं। और वीआईपी, क्योंकि वो अब मुकेश सहनी दूसरी तरफ चले गए, तो 4 सीटें जो वो लड़े थे वो उनको दी गई हैं। मगध रीजन में 10 हैं, मिथिला में 7, तिरहुत में 6, सीमांचल में 3 और भोजपुर में 2। और रिजर्व कैटेगरी की 7 सीटें लड़ेगी एलजेपी और जनरल कैटेगरी की 21 सीटें। ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 सीटें जनरल कैटेगरी की चिराग पासवान लड़ेंगे। और वो एक बार पहले ये कह भी चुके हैं कि अगर मेरी पार्टी तय करती है कि मैं चुनाव लड़ूं बिहार का, तो मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहूंगा, रिजर्व सीट से नहीं जीतना चाहूंगा। अब 2020 में इन सीटों पर जीता कौन कौन था जो अब चिराग पासवान लड़ेंगे? 4 सीट पर बीजेपी जीती थी, 3 पर जेडीयू जीती थी, 13 पर आरजेडी जीती थी, 4 पर कांग्रेस और 4 पर लेफ्ट। इस लिहाज से अगर आप देखें तो 6 और 13 19 सीटें तो इन 29 में से ऐसी हैं जो गठबंधन पिछली बार हार गया था। तो ऐसा नहीं कि मुश्किल काम नहीं है चिराग पासवान के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, पिछली बार इन्होंने शायद 130 कुछ सीटें लड़ी थी, उनमें 67 सीट्स पर चिराग पासवान ने हराने का काम किया था दूसरे दलों को। कुछ पर एनडीए का, कुछ पर महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया था, लेकिन हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट ये ले गए थे। तो इसलिए इस बार इनको इतना अकोमोडेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बात बीजेपी बखूबी जानती है कि चिराग पासवान अगर खेल बनाए नहीं तो बिगाड़ना तो वो जानते हैं, और ये एक बार वो प्रूव कर भी चुके हैं। समीर जी, अब मुझे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी और जेडीयू की। क्यों नहीं 1 सीट भी ज्यादा जेडीयू को? बीजेपी ने इस बार मतलब तय कर लिया कि बड़ा भाई वाला मामला नहीं है अब कोई? देखिए, निश्चित रूप से पहली बार 20 साल का अगर इतिहास अगर आप देखेंगे आप जनता दल यूनाइटेड का, तो पहली बार है कि जब जनता दल यूनाइटेड इतनी कम सीटों पर लड़ रहा है। मतलब अगर 20 साल में आप देखेंगे तो 27% सीटें जेडीयू की कम हो गई है लड़ने की 20 साल के अगर इतिहास में आप अगर देखेंगे। और लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे 2024 का, तो उसके हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीट पर लड़ी थी, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 16 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ा था। और सीधा सीधा गणित उन्होंने ये जो रखा है कि भाई एक लोकसभा में 6 सीटें आती है विधानसभा की, तो उसके हिसाब से दिया गया है। जैसे चिराग पासवान की 5 लोकसभा सीटें तो 30 आती, तो उनको 29 सीटें दे दी गई है। माझी की 1 लोकसभा सीटें गया तो उनको 6 सीटें दे दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे लेकिन राज्यसभा में, लेकिन कुशवाहा वोट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि बड़े कई कुशवाहा लीडर जिस तरीके से आरजेडी में चले गए हैं, पूर्णिमा के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा चले गए, कल ही उन्होंने ज्वाइन किया है, तो कुशवाहा वोटर को साधने के लिए मुझे लग रहा है कि इनको 6 सीटें दी गई है। सबसे बड़े खिलाड़ी इसमें बनकर अगर निकले हैं तो चिराग पासवान, और यह मान लिया गया है कि भाई बिहार में दलितों के सबसे बड़े कोई अगर नेता है तो वो चिराग पासवान है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा सम्मान रखा है, उनकी जो सीटें पसंद की थी उनको दिया, तमाम तरह के प्रेशर डाले, लेकिन वो अड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने माना, और ये सीधा सीधा गणित है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार सीट डिस्ट्रीब्यूशन और गठबंधन किया है। कोई भी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के नहीं गया।
अब इसमें एक ये है कि मुकेश सहनी के पास कोई स्पेस नहीं बचा। अब मुकेश सहनी के पास एक ही स्पेस है कि वो किसी भी तरीके से आरजेडी में एकोमोडेट, क्योंकि एनडीए के अंदर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब यह है कि तय है कि सीधे सीधे नीतीश कुमार का अवसान का समय, आप 101 सीटों पर लड़ रहे हो। 101 सीटों पर 2015 में लड़े थे जब इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, और जब आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे उस समय 101 सीटों पर लड़े थे। बाकी हमेशा अगर देखेंगे तो ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है। तो मुझे लग रहा है कि रिएक्शन सर इस बार पप्पू यादव ने दिया, मैं वो दिखाता हूं आपको। जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पर 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा निशाने पर हैं विरोधियों के। पहले प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि वो इस बार अगर 25 सीटें जीत गए नीतीश कुमार तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब पप्पू यादव ने, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर यह कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से साफ हो गए कि ये सीटों का बंटवारा ये बता रहा है। उन्होंने कहा इसको आप ये मत समझिए कि ये 101 बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं, आप ये समझिए कि 243 में से 142 पर बीजेपी लड़ रही है, कि बाकी जितनी सीटें सहयोगी की वो सब बीजेपी की सीटें हैं। तो 142 पर बीजेपी लड़ रही है और 101 पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधर है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। अगर पप्पू यादव कह रहे हैं त्रिपाठी जी, को सच्चाई है क्या इसमें? मतलब बड़ा भाई है इस बार और बीजेपी ने बड़ा भाई खुद को साबित कर दिया। नहीं देखिए, मैं जो पहले से एक लक्षण दिख रहे थे, और मुझे लगता है कि कई बार हम लोग वो बात कहते हैं तो आज मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो लोग कहानी कुर्सी की देखते हैं उनको ये सब चमत्कार नहीं लगता, या कहें कि बहुत चौंकाता नहीं। हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने का समय सीमा होती है उसकी, वो समाप्त हुई जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित हो गई। खुद नीतीश कुमार भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, और एक चेहरे का नाम जिसमें लंबे समय से नहीं लिया जा रहा है, उनके पुत्र निशांत कुमार, वो इसकी बड़ी वजह बनेंगे। वो चुनाव लड़ते दिखेंगे, विधान परिषद से जाएंगे, राज्यसभा में लाकर उनको कुछ और किया जाएगा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ आप आने वाले दिनों में जल्दी ही सुनेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये, भाई चिराग पासवान ने अपनी पार्टी, अपने आप को लगभग होम कर दिया था, स्वाहा कर दिया था। किसके कहने पे स्वाहा किया था? अब कोई माने ना माने, लेकिन माना तो यही जाता है कि भाई ऊपर से जब बात होती है तब चिराग पासवान कुछ करते हैं। इतना जिसने किया हो तो उसको भारतीय जनता पार्टी न देगी, ऐसा कैसे हो सकता है? भाजपा ने तो नीतीश जी को भी दिया जो कई बार पलटी मार गए, तो एकदम ठीक है। बस 6 सीट वो उपेंद्र कुशवाहा वाली थोड़ा सा मतलब बोल गए, वो नेता है तो उनको सब जोड़ना है, वो वाली मैं नहीं जोड़ता हूं। लेकिन बाकी ठीक बात है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान वो भारतीय जनता पार्टी के ही लिहाज से लड़ेंगे। और जो मेरी जानकारी है, जो बैठक में हुआ है, पूरी की पूरी 243 सीटों पर अमित शाह प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इवन जेडीयू की भी एक सीट पर तय हो रहा है कि कौन सा प्रत्याशी। और इसीलिए जब टेबल पर बैठे थे तो ज्यादा मशक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि पेपर लेकर गए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया, अच्छा उन्होंने सीट मांगी तो उनका अच्छा बता दीजिए आप। उनके पास वो होमवर्क, वो तैयारी नहीं थी, बीजेपी के पास तैयारी थी, इसीलिए जितनी सीटें दी गई उस पर उनको सहयोगियों की सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार दे सकती है, देगी ही। मैं फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र की तरह परिणाम और महाराष्ट्र की तरह मुख्यमंत्री, इसकी तैयारी आप 14 नवंबर को कर लीजिए। चलिए, अच्छा अब बाकी बात रही कि कितने दिल से राजी हैं सहयोगी। 6 सीट मिली जीतन राम मांझी को, तो उन्होंने कहा कि ये 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम आंका है गठबंधन ने, बीजेपी ने, और इसका हो सकता है हमें नुकसान भी हो जाए गठबंधन। आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। सर क्या आगे अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं।
अच्छा, इनके साथ तो मतलब वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात सही, पिछली बार 7 लड़े थे, इस बार पिछली बार से भी 1 सीट जो है उनकी कम हो गई है। दूसरे पार्टनर हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी बयान आ गया। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से ये कम सीट मिलने पर माफी मांगी और लिखा कि आपके मन के मुताबिक सीटों की संख्या हमको नहीं मिली, लाखों लोग दुखी होंगे, कई घरों में खाना नहीं बना होगा आज, लेकिन आप सब मेरी और पार्टी की मजबूरी और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों से अपील की कि अपना गुस्सा शांत करें, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि यह फैसला सही है या नहीं। इस पोस्ट के बाद कुशवाहा ने फिर एक दूसरा पोस्ट भी डाला और लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अभी तो कह रहे खाना नहीं बना मेरे समर्थकों के घर में, तो इनके घर में बना नहीं बना मुझे पता नहीं, लेकिन नाराज है। मैं शुरू से मानता रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जरूरत से ज्यादा आकलन किया गया है। वो एक संसदीय चुनाव अपना नहीं जीत पाए और जीते ही नहीं, भारी मतों से पराजित हुए। कोई 10,000 12,000 का वोट होता तो बात समझ में आती थी, भारी मतों से पराजित हुए। ऐसी स्थिति में यदि वो उनकी अपेक्षा थी कि उनको 10 या 15 सीटें मिलें, या मांझी जी को अपेक्षा थी कि ज़्यादा सीटें मिलें, जिसको मैं देख रहा हूं कि कुटुंबा का है, ये सब वाला एरिया जो है, वो अपने सहारे वो जीत ही नहीं सकते। यदि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन यदि वहां पर नहीं मिलता है उनको, इमामगंज में समर्थन नहीं मिलता है उनको, तो बिल्कुल ही नहीं जीत सकते। हाँ, चिराग पासवान के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है, जैसे ओबरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अरवल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो गोह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद एक था जिस पर गोविंदपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो चिराग पासवान ने एक ढंग से उसे कहते हैं अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, खास करके अरवल की और ओबरा की, ये भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी। यहां से भी ओबरा से भी लड़ना चाहती थी इस बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ओबरा जो है वो चिराग पासवान को मिला है। क्यों और चिराग को उनकी बातें इतनी सुनी गई, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, इसमें एक चीज तो मैं बहुत खुले मन से कह सकता हूं कि चिराग पासवान ने लगभग बिहार के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, एक भी नेता नहीं है जिसने पूरे बिहार का इस प्रकार से दौरा किया हो। यहां पर सब आपस में बटे हुए थे, कटे हुए थे, आपस में ही बटे कटे हुए थे। जितना इनको गंभीरता से चुनाव तक और जनता तक जाना चाहिए था, वो हिस्सा नहीं उन्होंने किया है। ये बात तो देनी पड़ेगी, इसका क्रेडिट देना पड़ेगा चिराग पासवान को। और वो हर समुदाय के अंदर जाकर के, ऐसा नहीं कि वो पासवानों के साथ ही रहे, जो अपर सवर्ण हैं उनके साथ भी उनके वैसे ही अच्छे संबंध है, और कभी भी किसी भी प्रकार से उनकी भाषा में किसी भी प्रकार की आपको कटुता या बिछोह, इस प्रकार की चीजों आपको देखने भी नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस किए हैं, तो ऐसे ही है। ये कारण है कि यदि आप देखेंगे कि यदि एक मास लीडर के तौर पर कोई इमर्ज करके आया है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें चिराग पासवान को अब ठीक है, और बीजेपी को वो फ्यूचर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ना, नित्यानंद जी जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई इसमें, जो सीटों के गठबंधन में जो पीछे से जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो नित्यानंद राय ने निभाई। और चिराग पासवान को वाकई वो निगोशिएशन टेबल पर लेकर के आया, तो वही लेकर के आया। ठीक है सर। उससे पहले वो बाकी लोगों के साथ वो नहीं बात कर रहे थे बीजेपी ने, लेकिन हाँ, उनकी डिमांड्स को तरजीह दी, ये तो बात सही है। अब दूसरा, महागठबंधन में क्या हो रहा है ये देखिए, वहां अभी भी खींचतान चल रही है। पहले फेज के नॉमिनेशन में 5 दिन बाकी रह गए हैं। महागठबंधन के नेताओं में कौन कितनी सीट लड़ेगा तय नहीं है, और अब मामला पहुंच गया है दिल्ली। लेटेस्ट अपडेट यह है कि महागठबंधन में आज सीटों के बंटवारे का ऐलान शायद हो जाए। लालू देवी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये तीनों दिल्ली में हैं। खैर, अदालती मामले की वजह से उन पर वो IRCTC मामले में आज ये तय होना था अदालत के आगे मुकदमा चलेगा कि नहीं, वो तय हो गया कि केस चलेगा। मुकेश साहनी जो VIP पार्टी के हैं वो भी दिल्ली में आ चुके हैं। आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद महागठबंधन में सीटों का तालमेल हो सकता है। महागठबंधन के टिकट बंटवारे में जो देरी हो रही है, इससे अब ये दल जो है बेचैन भी हो रहे हैं। इवन कांग्रेस भी खुद को डिप्टी CM का कैंडिडेट और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता चुके मुकेश साहनी ने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए।
पटना से दिल्ली के लिए जब चले तो उन्होंने महागठबंधन की सेहत पर सवाल खड़े किए। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। बहुत ही अभी ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। कौन है वो सही डॉक्टर जिससे इलाज चाहते हैं? वो कह रहे हैं महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है, दिल्ली में इस बार डॉक्टर से इलाज करा करके आएंगे। अब वो डॉक्टर क्या राहुल गांधी है? थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों भाई? राहुल जी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया, और मुकेश जी कह रहे हैं सारे डॉक्टर तो दिल्ली में हैं। अब तेजस्वी जी के परिवार का तो कोई दिल्ली में है नहीं, सब तो वहीं रहते हैं, तो क्या राहुल जी के अलावा कोई और तय नहीं करेगा? सारे डॉक्टर एक सेकंड, सब यहीं पर है। इस वक्त सब दिल्ली आए, सब दिल्ली में महागठबंधन के। नहीं, सवाल ये था अमित, बीजेपी ने ये सवाल पूछा था अमित मालवीय ने कि राहुल गांधी 26 तारीख को सितंबर को साउथ अमेरिका के दौरे पर गए थे, 15 दिन हो गए, अब वो कहाँ हैं और वो उनकी असल वजह क्या थी वहाँ जाने की, ये अभी तक तय नहीं है। वो पूछ रहे हैं वेयर एग्जैक्टली इज राहुल गांधी एंड व्हाट इज ही डूइंग इन साउथ अमेरिका, व्हाई ऑल दिस सीक्रेसी। अब वो मुकेश सहनी कह रहे हैं डॉक्टर आ गए हैं वापस, मतलब आ गए राहुल गांधी वापस, डॉक्टर वही है ना सर? डॉक्टर तो वही है, इलाज करेंगे, लेकिन बीजेपी ने बड़ा गड़बड़ किया और महागठबंधन ने उनसे ज़्यादा गड़बड़ किया। बीजेपी थोड़ा सा रुक जाती है, एनडीए रुक जाती है, तो मुकेश सहनी जी के लिए थोड़ा सा तो स्पेस रहता ना। अब क्या पता डॉक्टर सर्जरी कर दे, अलग ही कर दे ये किस्सा। हाँ, तो अब यदि वो थोड़ी सी जगह बची रहती तो मुकेश सहनी जी का तेवर थोड़ा सा और ज़्यादा होता कि वो तो डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं करते, फिर कहते कि देखेंगे दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर के पास ऐसा भी तो होता है ना। आपको भरोसा नहीं होता तो भरोसा नहीं होता, बिल्कुल। तो वो सेकंड ओपिनियन ऐसे डॉक्टर है जिनके पास सिर्फ दर्द देने का काम है, दवा नहीं है, मुश्किल सबको दर्द ही देते हैं, के लिए हो गया। लेकिन जो आज का जो डेवलपमेंट हुआ कोर्ट का, राउज एवेन्यू कोर्ट का, वो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण है। भले ही वो बिहार के चुनावों में असर डाले कि न डाले, लेकिन महागठबंधन की सेहत पर जरूर असर डालेगा। और मुझे लगता है राहुल जी बहुत समझदार राजनेता हैं, इसीलिए वो तेजस्वी जी को सीएम फेस नहीं बना रहे थे। अब आज जब आरोप तय हो गए हैं तो करीब करीब ये तय है कि अब तेजस्वी जी को सीएम फेस बनाने का दबाव उस तरह से नहीं बनेगा। राहुल जी की दूरदृष्टि है कि वो जाएंगे। नहीं, मतलब उनको पता था ना कि भाई ये केस चल रहा है, ऐसा होना है, तो वो बड़ा मामला है। और अब महागठबंधन की सेहत पर पहले चर्चा होगी कि आज क्या होगा, और थोड़ा सा कांग्रेस के लिए भी ताकत मिल गई कि अब सीटों पे थोड़ा ज्यादा जब आज कोर्ट जा रहे थे। लेकिन विजय जी एक बात बताइए, राहुल जो परिवार स्वयं बेल पर हो, दूसरे तो परिवार को लेकिन अभी तो चुनाव का मापदंड तो नहीं रह गया ना। नहीं, नैतिक मापदंड नहीं, अभी तो चुनाव की बात है। अभी इमेज तेजस्वी जी के साथ पूरा का पूरा चुनाव लड़ना है, तो किस तरह से होगा। महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा तब हो ही जाएगा फाइनली, कुछ तो करना ही पड़ेगा जो भी होना। लेकिन थोड़ा सा उनका हाथ थोड़ा कमजोर हो गया तेजस्वी जी का, कहेंगे ठीक है राहुल जी नहीं आ गए सेम पेज कह लें आप उसको। लेकिन और ये आप गलत फिगर दिखा रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा भरमा रहे हैं कि महागठबंधन के साथ एनडीए में बीजेपी के पास 140 सीटें हैं। वो जो आप मतलब पप्पू यादव की बात ठीक मान रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ, है ऐसा, पप्पू यादव भी उसी को देख रहे हैं। तो 140 सीटें वर्सेस 101 सीटें होगी, तो अब जुड़वा भाई भी मत बोलिए, अब उन्होंने छोटा भाई चुनाव से पहले ही बना दिया। सर कांग्रेस की हालत देखिए सर, चिराग तो किसके सगे सबको पता है। देखिए रामचरित, देखो संगीत जी प्रोफेसर साहब है, वो रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग हैं, तो जामवंत, सुग्रीव, नल, नील और हनुमान की भूमिका में फर्क होता है ना। हनुमान वो है नहीं, मैं लेकिन राहुल गांधी की बात करना चाहता हूं सर। राहुल, अगर अब मैं मुकेश सहनी की बात को प्रेमाइस बना रहा हूं, उन्होंने कहा डॉक्टर दिल्ली में, तो डॉक्टर मतलब राहुल गांधी है। तो या तो वो अगर वो दिल्ली में है तो चुनाव में चल रहा है, चुनाव वो एक्टिव नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहे, किसी से मिल नहीं रहे। बिहारी जाओ, अपने बिहार के लोगों से मुलाकात करो, कोई खबर आपने पिछले इतने दिनों में नहीं सुनी। हमें भी नहीं पता था कि वो लौट आए हैं, और अगर वो लौटे ही नहीं है तो और गंभीर बात है कि आपको मतलब आप इतनी भी तरजीह नहीं देते कि मैं इस चुनाव में इतना इसको महत्वपूर्ण समझूं कि आऊं कुछ लोगों से, नेताओं से बातचीत करूं। सर राहुल गांधी कितना गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि राहुल गांधी को जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना था, पार्टी के नेताओं से बात करनी थी,
आरजेडी के साथ बात करनी थी, कौन सीट किस पे लड़ेगा, कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान कैसा होगा। उस समय राहुल गांधी कोलंबिया और कहाँ विदेश के दौरे पर थे, अब लौट कर आए हैं तो आज वो बैठक कर रहे हो। मजे की बात है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है कि आपको हम सिंबल बांटना शुरू कर रहे हैं, अगर जब 17 तारीख तक का सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो जाएगी तो जिन जिन से कहेंगे वो वापस कर देना, इस शर्त पे आपको हम सिंबल देंगे। तो मतलब कांग्रेस ये मान के चल रही है पहले हम सिंबल दे देंगे, बाद में अगर सीट सहयोगी को चली जाए तो तुम लौटा देना। जी, राजेश राम ने आज ये बोल दिया अपने नेताओं को कि अभी हम आपको सिंबल देंगे, अगर गठबंधन हो जाएगा सीटों पे तो आप वो विड्रॉ कर लेना। और माले ने तो अपने 5 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया कि फॉर्म कोई ना करे तो राजस्थान में हुआ ऐसा, राजस्थान के चुनाव में बिहार में ये तो रिकॉर्ड है कि लोग सिंबल के लिए राइफल चला देते हैं और लोग जब सिंबल मिल जाता है पार्टी से तो लोग गुप्त स्थान पर जाते हैं कि पता नहीं राजस्थान एनडीए में इससे उलट है। बीजेपी ने कहा कि सीटें तो आपको दे दिया, उम्मीदवार हम भेज देंगे, उम्मीदवार भी भेज देंगे। अब मोदी जी कल वो मेरे ख्याल से अब सीईसी की मीटिंग में खुद मौजूद थे। वो तो सीईसी के मेंबर राहुल जी का अदे पते नहीं है। नहीं देखिए, मतलब इस पर हम लोग कितनी बार बात करें और लोग ये कहते हैं कि राहुल जी पे आप लोग इस तरह से बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल जी पर कृपा करनी चाहिए सोनिया जी को। पुत्र के साथ इतना अत्याचार मत कीजिए। राजनीति में निरंतरता और राजनीति लगता है कि बहुत आसान गेम है, बहुत मुश्किल है। आप तो जानती हैं, आपने तो पार्टी को बहुत अच्छी स्थिति में लाया था। राहुल गांधी ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, हमने कुछ दिन कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, और उनका एक तंत्र है जो बहुत तीखी गंदी टिप्पणियां करके सोचता है कि कांग्रेस चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ऐसा होता नहीं। ट्रंप का पीस प्लान सील हो गया, काम कर गया, बस इस पर दस्तखत होने बाकी हैं, जिसके लिए मिस्र के शर्म अल शेख में एक शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस पहले इजराइल पहुंचे हैं, फिर यहां से वो इजिप्ट जाएंगे, और मतलब वॉर टाइम अब समाप्त हो गया, ऐसा हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये चरणों में है पीस का ये प्लान सारा। और पहला फेज इसका यही था, जिसमें हमास बंधक छोड़ेगा और इजराइल अपनी सेना को पीछे हटाएगा, और बदले में कुछ जो कैदी उसके पास फिलिस्तीनी है उनको भी वो रिहा करेगा। और ये सब एक तरफ चलता रहेगा। दूसरी तरफ इस पीस समिट की साइनिंग सेरेमनी इजिप्ट के शर्म अल शेख में शुरू होगी। 20 देशों के नेताओं को वहां पर आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ में उनके को चेयर जो हैं वो इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं अल सीसी, और इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए इनवाइट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए इस दौरे पर। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। भारत ने अपने एक राज्य मंत्री को, कीर्तिवर्धन सिंह को उनको यहाँ पर विदेश उनको भेजा है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए इस समिट में, इसकी बात आगे होगी। लेकिन युद्ध खत्म करने के समझौते पर इजराइल और हमास दोनों के प्रतिनिधियों के दस्तखत होंगे। ट्रंप के सामने इजराइल और हमास इस पीस पैक्ट को साइन करेंगे। मिस्र पहुंचने से पहले ट्रंप इजराइल के में नेतन्याहू से मिले, थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर में ट्रंप इजरायली संसद को, निसेट को संबोधित करेंगे। इजराइल रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि अच्छा टाइम आ चुका है, मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, इजराइल हमास युद्ध अब खत्म हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने 21 सूत्रीय इस शांति प्लान को जारी किया था, जो अब सील होने वाला है। हमास ने भी इसके लिए सहमति दे दी है। हमास इजरायली बंधकों को छोड़ रहा है। खबर तो यह है कि 7 बंधकों को उसने रेड क्रॉस के हवाले कर दिया था, और वो रेड क्रॉस के जरिए आईडीएफ जो सेना है इजराइल की, उसके पास वो पहुंच चुके हैं, और बाकी और बंधकों को भी छोड़ेगा। इसके अलावा छोड़ चुका है 28 लोगों के शव भी वो उसने हैंडओवर किए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की जेलों में बंद करीब 2000 फिलिस्तीनियों को रहा किया जाएगा। 2 साल से ये युद्ध चल रहा था, और अब जाके यहां शांति आई है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह मिस्र का शर्म अल शेख शहर बनने वाला है, जहां रेड सी के नजदीक 20 देशों के नुमाइंदे होंगे, जिसमें इजराइल और हमास आमने सामने बैठकर इस पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने क्या कहा था इजराइल पहुंचने से पहले, वो मैं आपको दिखाता हूं। So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So I'll see you on the plane. I think you're traveling with us, but this is a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time, and it's going to be something that's never happened before.
So I'll see you on the plane, and we're going to have a good time. Okay, Peter? Nice to see you. Thank you, everybody. See you in a little while. राष्ट्रपति ट्रंप का मीडिया में कई बातों को लेकर के मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है और इसका पूरा क्रेडिट उनको कि उन्होंने जैसे तैसे साम दाम दंड भेद जो भी इस बार किया हो, उन्होंने शांति तो करवाई। इजराइल को पीछे हटने को मनाया, मुस्लिम देशों को तैयार किया, जिन्होंने हमास को तैयार किया कि आपको बंधक छोड़ने पड़ेंगे और हथियार भी छोड़ने पड़ेंगे, और वो भी तैयार हो गया। ये देखिए, जब जो बंधक थे उनको जब रिहा किया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे पास इसके कुछ और तस्वीरें भी आई होंगी। रेड क्रॉस की जो एम्बुलेंस हैं वो लेकर के आई थी इन बंधकों को, और फिर उनको सेना के हवाले किया गया। फिर वो अपने परिजनों के पास पहुंचे। इजराइल में मेरे ख्याल में जो एक हॉस्टेज स्क्वायर नाम से एक जगह है, वहाँ सुबह से हज़ारों लोग मौजूद थे, जश्न मना रहे थे वो अपने बंधकों की रिहाई का। जो नेतन्याहू है उन्होंने इसको कंप्लीट विक्ट्री डिक्लेयर किया है। हालांकि कुछ लोग उनके सहमत नहीं है उनके समर्थक, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो भी उद्देश्य थे, ये बंधकों की रिहाई हो और हमास इजराइल से गाजा से बाहर जाए, उसका खात्मा हो, दोनों को हमने हासिल कर लिया है। इस लिहाज से हमारी ये जंग है। गाजा में जो तबाही मची है, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चंद हजार घर भी नहीं हैं ऐसे जो साबुत बचे हों पिछले 2 साल में जो बमबारी की है वहां पर इजराइल ने। गाजा की तस्वीरें लगा दीजिए, हर तरफ केवल और केवल तबाही गाजा के अंदर दिखाई देती है। हालांकि गाजा के लोग भी आज खुश हैं, वो भी जश्न मना रहे हैं अपने घरों को लौटने, लेकिन घर लौटने के लिए घर बचे नहीं हैं। ये आप देखिए, ये पूरे गाजा की यही हाल है। एक कोई भी बहुमंजिला इमारत साबुत नहीं बची, शायद एक भी नहीं। अखबारों में आ रहा है कि कैसे जो लोग वहां आ रहे हैं उसमें से गिने चुने इक्के दुक्के लोग हैं जिनको अपना घर सही सलामत मिल रहा है, वरना ये है गाजा जो आज बचा है। अब ये लोग कहाँ रहेंगे? इनको कई सालों तक टेंटों में रहना पड़ेगा, कई वर्ष लग जाएंगे इनके घर दोबारा बनने में। अब कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जिन लोगों ने हमास को अपने यहाँ इतना बड़ा बनने दिया, वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को जब 1200 लोगों को बंधक मारा और बंधक बना के 250 लोगों को लाए तो जश्न मना रहे थे गाजा के लोग। फिर उसके बाद अति की इजराइल ने, वो भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हासिल क्या किया? इजराइल तो सलामत है, इजराइल के पीछे अमेरिका जैसा बड़ा देश खड़ा है, वो चाहता तो जंग लंबी भी खींच सकता था। गाजा को क्या मिला इससे? हमास को क्या मिल गया इससे ये करके? ये गाजा के लोगों को पूछना चाहिए, फिलिस्तीन के लोगों को पूछना चाहिए कि ये बचा है उनके शहर का 2 साल के बाद। प्रोफेसर साहब देखिए, हमास की मांग क्या रही है? हमास एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट मांगता है, ठीक है। इजराइल जो है वो किसी भी हालत में इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है, आज भी नहीं, मना कर चुका है। दूसरी बात, हमास का ये था, संकल्प था कि हम फिलिस्तीन इजराइल स्टेट को, ज्यूज स्टेट को के अस्तित्व को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये हमारी भूमि है और ज्यूज का मानना था कि ये हमारी भूमि है जहां से हमें बेदखल कर दिया गया था। आज भी समझौते में आप ध्यान देखिए, कई बार हमें भी ऐसा लगता था कि बुरा लगता था कि भाई इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन यही बात तो है ना कि जब बंधक बनाए गए थे तो यही पैलेस्तीन के लोग आकर के सड़कों पर जश्न मना रहे थे। और अभी अभी कोई बहुत दिन नहीं हो रहा है, नए 15,000-16,000 लड़ाके इन्होंने अभी फिर से रिक्रूट किए थे, हमास वालों ने रिक्रूट किया था। तो ये कौन लोग उनके समर्थन में आ रहे थे, किसके नाम पर समर्थन में आ रहे थे? और अब सवाल यह है कि आज उनको ये समझौता करने के बाद क्या मिला? यदि समझौता करने के बाद ये शर्तें समझौता की शर्तों में से है कि उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा। डीमिलिटराइज करने का मतलब है कि उनको शस्त्र समर्पण करना पड़ेगा। क्या हमास के लोग शस्त्र समर्पण कर देंगे? जो भी उनके बंकर वगैरह हैं वो सब तोड़ने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। सारी जो हजारों किलोमीटर की टनल बनी है सर, हाँ, वो सारी टनल ध्वस्त की जाएंगी। और देखिए, इसके अतिरिक्त जो है वहां पर अभी भी पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के लिए इजराइल तैयार नहीं है। किसके लिए? इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन अथॉरिटी बन जाए वहां पर, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी एक अपडेट दे दूं सर कि अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से पोस्ट करके बताया गया है कि 13 बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस के हवाले किया था
और अब वो रेड क्रॉस से होते हुए वो आईडीएफ को यानी इजराइल की सेनाओं के पास पहुंच चुके हैं। तो 13 बंदी अभी तक जो हैं वो लौटे हैं वापस, मतलब ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आप हमास का जिक्र कर रहे थे, एक बयान है हमारे पास, वो सुना दीजिए जरा। हमास को अभी भरोसा नहीं है इजराइल के ऊपर कि इजराइल जो है इस युद्धबंदी की शर्तों को मानेगा, और वाकई इजराइल को एक मौका चाहिए। अगर हमास ने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया, इजराइल को बिल्कुल देर नहीं लगेगी दोबारा अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने में। वो हमास वाला बयान सुना दीजिए। If they will be exploited positively, we will arrive at a good results and good outcome where it will grant our people a good life, prosperous life, peaceful life. If not, again and again I'm saying, that will lead to a lot of frustration and you never know where it will end. Netanyahu and his colleagues and his government is dealing till today, since we have announced our approval, it's very worrisome. And they are, it's not telling that they are going to continue with us till the end. It says that they are not trusted. It says that they want to fail any deal. And this is their habit, unfortunately. I told you in previous interviews that they are not the people or they're not the party to be trusted. But hence that we are having guarantors. So we are optimistic that we can proceed further, provided everybody has to carry his own responsibility. अब सवाल ये है कि एक बार ये नई जो तस्वीरें, ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं तेल अवीव से, वो आप देख लीजिए। ट्रंप और नेतन्याहू वो एक साथ हैं। अब ये जो इजराइल की जो संसद है उसको संबोधित करने के लिए जाने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप साहब, अच्छा काम किया आपने, ये तो इसकी तो आप बधाई उनको बनती है। अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया है, वैसे उन्होंने जो गुस्सा निकाला था पहले नोबेल पीस प्राइज कमेटी पर, अब उन्होंने कहा है कि टू बी फेयर टू देम, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए जिसको दिया मशाडो जी को, जो वेनेजुएला के हैं, ये तो 2024 का इनाम था। अब 25 का इनाम तो 26 में दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझे तब दे दिया जाए, तो मिल जाए तो कोई बुराई इसमें नहीं है। भरोसा कायम है और भरोसे पे ही दुनिया। लेकिन इसराइल और ये तस्वीर देख के पहले मुझे याद है मोदी जी नहीं गए समिट में, कल लेट न्योता आया था, नहीं, लेकिन उसके कारण नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। नहीं सर, वो तो मतलब कहीं ना कहीं तो दुनिया में लोग टकराएंगे ही, आमने सामने होंगे। तो यहाँ पर ट्रंप भी मिलते, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मिलता। पाकिस्तान तो उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी था जो फर्स्ट गाजा पीस प्लान जिसको कहते हैं, एक सहमति बनी थी, तो उसमें सऊदी, कतर, जॉर्डन, उन सब के साथ तुर्की, उन सब के साथ पाकिस्तान भी था। तो उसमें उसी का नतीजा है कि उनका मुल्क जल रहा है। लेकिन भारत एक तरह से कहें कि बहुत सेंसिबल डिसीजन है। आप जब ये कहते हैं कि आप उस गाजा पीस प्लान का हिस्सा हैं, जब आपको भी थोड़ा सा श्रेय दिया जाता है, तो आप हड़बड़ा कर उसका श्रेय लेने नहीं जा रहे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन के बीच में शांति की बात शुरू की थी, तो हर कोई कहता था कि ये तो कभी होगी नहीं, फिर चुनाव हो गया, बाइडेन चले गए, फिर ये देखिए ट्रंप साहब आ गए और अब उस तरफ जा रहे हैं। अब पहली बार हुआ कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों तो कह ही रहे थे, ट्रंप ने भी कहा कि हाँ, मोदी की हिस्सेदारी इस शांति समझौते में। मुझे लगता है ये जो मैसेजिंग है वो ज्यादा बेहतर है, और हम ये चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच बेहतर स्थिति हो जाए, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। और अगर हमास उसमें से आउट हो जाता है तो अगली यात्रा तेल अवीव के साथ फिर रामल्ला में भी होगी। जो भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मोदी जी और वो शहबाज शरीफ, ये तो दोनों एक साथ एससीओ समिट में भी थे चीन में। यहाँ इसका मतलब यहाँ ट्रंप की वजह से क्या? मुझे लगता है ट्रंप की वजह से वो नहीं गए। अभी जब तक कि ट्रंप से हमारे रिश्तों पर जो काम होना है, डिप्लोमेसी पर, वो काम नहीं हुआ है, टैरिफ को लेकर जो, और वो इस समय उनको फेस करके फिर यही बात होगी कि ट्रंप साहब के साथ आप मिले हैं तो क्या बात हुई, फिर पूछा जाता। और नहीं, दोनों में एक अंतर ये है कि एससीओ एक जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत सदस्य है, वो तो ठीक है सर, राष्ट्राध्यक्ष हो गए। ये एक ऐसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फिर ट्रंप इनफॉर्मल, ये ट्रंप के साथ अभी बैठने वाले दिन नहीं आए, अभी दिन नहीं आए, जब तक कि वो उस पर आगे ना बढ़ जाए। मैं कह रहा हूँ कि वो नवंबर तक जब बात हो रही है, अब जो सर्गियो साहब आए हैं तो वो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। एससीओ वाली बात ठीक है, वो फॉर्मल है, लेकिन ये तो हिस्टोरिकल भी है ना, ये तो ऐतिहासिक है। वो जो मतलब ये पीस डील, तो ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी अगर पूरी कामयाब हो जाती है तो। और अपने सब मतलब असिस्टेंट को भेजने का मतलब है कि हम उसमें सहमत हैं इस बात से। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई आपको लगता हो ये भाई अभी ये बहुत जल्दी है ये पीस प्लान में, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अभी ट्रंप के साथ बैठना उनको गवारा। ठीक है, आपको क्या लगता है, मतलब हमास और इजराइल दोनों वाकई शांति चाहते हैं या ये एक मौका मिल जाए दोनों फिर लड़ने लगेंगे? नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है दोनों लोग अब थक गए थे,
इस स्थिति में आ गए थे कि कोई मौका चाहिए। और लेकिन ये समझना कि पूरी तरह से ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं है। इस तरह की जो लड़ाइयाँ चलती हैं वो सारा होता है। और जिस तरह से इजराइल और हमास को लेकर जो झगड़ा है वो इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये कोशिश थोड़ी सी बेहतर हुई है और थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन 100% कुछ हो जाएगा एक समझना कि ऐसा ही हो जाएगा। एक वो बयान है सर, वो मैं दिखा दूं एक बार, ट्रम्प साहब ने जो कहा कि अब मैंने इतनी 8 जंगें रुकवा दी, अब वो एक जगह और आग लग गई, वो भी मुझे बुझानी पड़ेगी, अफगानिस्तान और तालिबान वाली। वो वाला बयान सुना दीजिए सर। आप रजिस्टर। I solved, this will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. And it's an honor to do it. I saved millions of lives. Millions of lives. Now, in all fairness to the Nobel Committee, it was for 2024. And it was picked for 2024. But there are those that say you can make an exception because a lot of things happened during 25 that are done and complete and great. But I did this not for Nobel. I did this for saving lives. I mean, we've saved millions of lives. हालांकि तालिबान ने ये कहा है कि हमने जंग रोकी है कतर और सऊदी अरब के कहने पर, लेकिन वो कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो मैं तो हूं ही और आई एम गुड एट इट। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से ट्रम्प ने इजराइल और हमास के बीच जो समझौता करवाया है, जब भी इस युद्ध की आगे भविष्य में चर्चा होगी ट्रम्प का जिक्र जरूर होगा। और मुझे लग रहा है कि इस युद्ध के अलावा ट्रम्प को फोकस करना चाहिए कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रोका जाए, क्योंकि अलास्का में वो एक असफल वार्ता हुई थी। ट्रम्प ने कोशिश की थी कि अलास्का में पुतिन से मिलकर इस मामले को निपटाया जाए। अब उनका पूरा फोकस होना चाहिए कि यूक्रेन और रूस के बीच में वो शांति वार्ता लेकर आए। अभी उन्होंने कहा है कि अभी वो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बात करेंगे और उनको उम्मीद है कि भविष्य में उनको नोबेल मिलेगा। और आज तो वो सेनेट को, जो इजराइल की सांसद है, उसको संबोधित करने वाले हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद वो सेकंड अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस सेनेट को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से आज ट्रम्प भी प्रसन्न हो गए कि चलो आज कहीं तो उनकी बात जो कोशिश की वो सफल हुई है। रूस यूक्रेन में उनकी बातचीत सफल नहीं हो पाई, लेकिन आज इजराइल के बीच में क्या, लेकिन ये बहुत अभी बहुत जल्दी हो गया कहना कि उनके बीच शांति स्थापित होगी। दोनों के बीच इतना ज्यादा अविश्वास है, इतनी नफरत भरी हुई है कि कोई ना कोई ऐसी स्टेज आएगी आने वाले समय में और इजराइल भी इस मौके पर रहेगा कि हमास कोई गलती करे, मुझे फिर मौका मिले कि इनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब क्या वहां पर अमेरिकी सैनिक जाते हैं, क्या वहां पर वर्ल्ड के दूसरे सैनिक आते हैं, समझौता कैसे आगे बढ़ता है, इजराइल कितने पीछे हटता है, क्या हमास पूरे हथियार छोड़ने को तैयार होता है, और जिस तरीके से पूरा खत्म हो गया ये गाजा पट्टी और फिलिस्तीन का एरिया, इसके पुनर्निर्माण के लिए क्या अब अमेरिका आगे आएगा, किस तरीके से अमेरिका ही आएगा, अमेरिका अपनी कंपनियां भी लाएगा, अनुमति इसको मिलती है, क्या स्थिति होती है आने वाले समय की बात है। बात तो फिलहाल है कि टोनी ब्लेयर वगैरह अभी जो कमेटी बनेगी इसके रिकंस्ट्रक्शन वगैरह, उस कमेटी में ब्रिटिश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी ट्रम्प का स्टेटमेंट आया। ट्रम्प ने कहा कि मैं चाहता हूं टोनी उसमें रहे, लेकिन वो अगर सबको स्वीकार्य होंगे तभी। देखिए, जो ट्रम्प ने पिछले कार्यकाल में काम शुरू किया था, अब यहां से उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। विजय जी इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। जो उन्होंने इजराइल को मुस्लिम देशों से मान्यता दिलवाने के प्रयास किए थे, जैसे यूएई ने मान्यता भी दी थी। ये जंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले सऊदी अरब भी मान्यता देने वाला था। तो वहां लोग कहते हैं शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक पूरे रीजन के देशों और इजराइल के बीच में संबंध नहीं स्थापित होते। बिल्कुल ठीक बात है, ये जरूरी है उसके लिए, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा ना। आप समझिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है पूरा का पूरा इलाका, पूरा इलाका ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड क्या, कि वहां पर किसी भी चीज पर भरोसा करना ही अपने आप में मुश्किल काम है। किसी भी देश का किसी भी देश के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं, जो लगातार क्या कहना चाहिए कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इतना अविश्वास पैदा कर चुका है कि उस सबको खत्म करना मुश्किल काम है। और इसलिए ये बार बार जो हम आज भी सवाल कर रहे हैं कि इजराइल और हमास को लेकर भी, उसकी वजह यही है कि इतना लंबे समय से ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है। लेकिन एक बार कहीं पर बात बढ़ती है तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से बेहतर होगा। एक जगह और अविश्वास बहुत चल रहा है, हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं तो वो भी कर लें। ट्रम्प ने चाइना के ऊपर एक 100% टैरिफ लगा दिया। 30% पहले लगा हुआ था, मतलब 130% टैरिफ चाइना के उत्पादों पर लगेगा जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाएंगे चाइना के द्वारा। पिछली बार जब हुआ था ऐसा तो चाइना ने पलट के और अपनी तरफ से भी टैरिफ, इस बार ऐसा नहीं किया है। चाइना ने अपनी तरफ से इस बार कोई टैरिफ नहीं किया, लेकिन चाइना के मंत्रालय की तरफ से, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ट्रम्प को हिपोक्रेट कहा गया है।
ये बड़ा रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के चाइना ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, ट्रंप ने उसके जवाब में ये टैरिफ लगाए थे उनके ऊपर। चाइना ने कहा वो प्रतिबंध तो हम नहीं हटाने वाले हैं। इसको लेकर दुनिया भर की मार्केट्स में बड़ा रिएक्शन हुआ है, शेयर बाजार दुनिया भर के नीचे गिरे हैं। क्या अब ये फिर कोई ट्रेड वॉर जो है वो लग रहा था खत्म हो गई, फिर शुरू हो गई? नहीं, देखिए, ट्रेड वॉर कभी ख़त्म तो हुई नहीं थी, और चीन और अमेरिका की तो ट्रेड वॉर चल रही है लंबे समय से। पिछले अमेरिकी जो राष्ट्रपति रहे ट्रंप का, यानी जो पहले का कार्यकाल रहा, उसमें जमकर हुई। बाइडेन के समय थोड़ा सा कहते हैं कि वो मतलब बहुत आक्रामक नहीं दिखा, एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन वो रुका तो नहीं। इस कार्यकाल में आते ही फिर तू कि मैं ये वाला चला, और अंत में लगा कि चीन के साथ वो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, फिर वो शांत हो गए। अब टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद का ट्रंप का वो पढ़ लीजिए पोस्ट, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो शी भी बड़े अच्छे आदमी हैं, हम बड़ा अच्छा करेंगे, सबकी चिंता करेंगे, सब महान है। लेकिन उन्होंने कहा मैं साउथ कोरिया में उनसे मिलने वाला था अभी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं मिलके। लेकिन ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, और इस मामले में कई बार लगता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या है। मतलब एक तरफ जंग सब रुकवा देना चाह रहे हैं, एक तरफ सारी जंग कर लेना चाह रहे हैं, तो उनके हाथ में क्या है कि एक हाथ में तलवार रखे रहते हैं, दूसरे हाथ से वो सफेद रुमाल हिलाते रहते हैं। तो अब उसमें खतरा भी रहता है ना कि कब वो तलवार चल जाए, सफेद रुमाल के झांसे में जो आ जाए। चाइना उस झांसे में आता नहीं है, या कहें कि भारत भी उस झांसे में आया नहीं है। तो हमें जरा इस तरह से इसको भी देखना चाहिए कि क्या ट्रंप इस पॉलिसी को कुछ सेटल करेंगे, कहीं जाकर रुकेंगे और चीन से लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छा है। अगर ये होता है कि वो तलवार भांजते ही रहेंगे तो चीन से बहुत से मैंने देखा इंडस्ट्री के लोगों ने ये बोला कि इससे हमको फायदा होगा, एक बार फिर से वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे। इसीलिए मैंने शब्द बोला कि अगर वो सब सेटल कर लेते हैं और चीन से लड़ाई रखते हैं तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर सेटल नहीं करते हैं तो उतना अच्छा नहीं। एक और इंपॉर्टेंट खबर दुनिया की, वो आपको बताता हूं, भारत से जुड़ी हुई। कनाडा की विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद, भारतीय मूल की हैं, भारत के दौरे पर आई हैं, 2-3 दिन यहां रहेंगी, दिल्ली पहुंची हैं। आज विदेश मंत्री से उनकी बातचीत भी हुई है। इस दौरे में व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश खास तौर के ऊपर जो है वो बात करेंगे। मई में विदेश मंत्री का पदभार संभाला था अनीता आनंद ने, पहली बार ये भारत आई हैं। कुछ दिनों पहले वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी भारत आए थे। कनाडा के साथ कोई भी डेवलपमेंट होता है तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि दोनों के दूतावास जो है वहां से अपने अपने राजदूत बुला लिए थे उन्होंने वापस। लेकिन जब से पुराने वाले वहां के प्रधानमंत्री गए हैं, क्या नाम है तो जस्टिन ट्रूडो, और ये नई सरकार आई है, इसने तरीके भारत के साथ बहुत सुधारे हैं। और अब खालिस्तानियों के ऊपर भी कुछ एक्शन वहां पर होने लगा है। खुलकर वहां की एजेंसियां बोलने लगी और मानने लगी हैं कि खालिस्तानी तत्व हमारे लिए, अपने और कनाडा के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। तो क्या कनाडा और भारत के संबंध जो हैं नॉर्मल हो गए हैं या अभी प्रक्रिया में है? मुझे लगता है कि नए प्रधानमंत्री के बाद जो है ये थोड़ा सा सामान्यकरण की तरफ बढ़ा है। जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी क्या थी कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे उसमें पंजाबी मूल के, बहुत सिख मूल के लोग बहुत ज़्यादा थे। और आप वैसे भी देखेंगे कि इंडिया से जो माइग्रेशन हुआ है, फर्स्ट फेज ऑफ माइग्रेशन और सेकंड फेज ऑफ माइग्रेशन जो वहाँ पर हुआ था, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था, रेलवे को लेकर के था और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के था। तो उसमें जो लोग गए थे वहाँ पर, फर्स्ट सेटलमेंट एंड सेकंड सेटलमेंट जो कनाडा में हुआ था, वो मूलतः पंजाब के सिख लोगों का ही था। तो वहाँ की राजनीति में उनका पेनिट्रेशन तो हो गया था, लेकिन जो खालिस्तान आंदोलन आया उसके बाद से जो है वो भारत और कनाडा के संबंधों को में एक बहुत दूरियां बन करके आई। नहीं तो आप देखेंगे कि भारत से जाकर के कनाडा में बसने वाले लोग और विद्यार्थी जो वहां जाकर के पढ़ रहे थे, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और कनाडा वेलकम कर रहा था उन चीजों को। अब जाकर के मुझे लगता है कि जो बिगड़े हुए संबंध थे फिर से पटरी ठीक हो रहे। हमने बड़ी डिटेल में बात की थी बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के, लेकिन अभी भी उस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। एनडीए ने अपना सीट बंटवारा कर दिया था, इसमें 101 जेडीयू बीजेपी, 29 सीट एलजेपी और हम पार्टी जीतनराम मांझी की उसको 6 सीट और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली थी। दूसरी ओर महागठबंधन को लेकर दिल्ली में बैठक होने वाली है राहुल गांधी के घर पर थोड़ी देर में। वहां से तेजस्वी यादव वगैरह सब उनसे मुलाकात के लिए आए, लेकिन अब जीतनराम मांझी का एक बिल्कुल लेटेस्ट रिएक्शन आ गया। अब वो सीधा विरोध या नाराजगी की बात तो नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम दुखी हैं 6 सीट मिलने पर। पिछली बार उनको 7 सीट मिली थी, वो चाहते थे इससे ज़्यादा 2, 4, 5 सीट हमको और मिलती। उन्होंने कहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, मैं चाहता था लेकिन कि मुझे कम से कम
8 सीटें मिले ताकि मेरी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनिए। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। और हम गरीब तबके के लोग हैं। गरीब लोग दुश्वारियों में और कमियों में जीना सीखा है, उसी परिवार से हम आए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट, हम संतुष्ट हुए, जीते, आज तक हैं। उसी प्रकार के आज हम अपनी पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए कहा था कि 8 सीट हमको चाहिए जीतने के लिए, और जीतने के लिए 8 सीट मतलब कम से कम 15 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। ये हमने प्रार्थना किया था, मांगा था। हमको 6 सीट की बात हुई है, तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं, लेकिन हम पहले ही कह दिया कि साहब हम लोग वो लोग हैं कि जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे जाति का, हमारे समाज का एक प्रकृति है, और उसी के अनुसार जो मिला है सिरोधार्य हैं। हम शुभकामना देते हैं, नहीं से उनको 29 नहीं 39 भी मिलता तो हमको कोई तकलीफ नहीं। एक केंद्र हमारा नेतृत्व समझे, नेतृत्व उनको अच्छा समझा है तो किया है, इसलिए नेतृत्व की बात है, उसमें हम कहाँ आड़े यहाँ था। ये भी मानती है नेता ज़्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा। क्यों आपने कहा था कि एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कम आंका गया। हाँ, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो गीता की बात है कि जो हुआ है सो, जो होगा सो, और जो होने वाला है, हो रहा है सो, सब ठीक है। कह रहे हम दुखी हैं। उनसे ये भी पूछा, आप चिराग पासवान को ज़्यादा सीट मिल गई उससे दुखी है? उन्होंने कहा उनको जो दिया उनका मतलब उससे हम कहीं उसमें हम कहीं आड़े नहीं आ रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा। और फिर कह रहे हैं कि मतलब कि हम दुखी हैं, गरीब आदमी हमारे लो भाई, क्या करें, हमको मानना नहीं। मतलब कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, तो वो ठीक ही है, मनुष्य की इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा है, लेकिन मांझी जी को जितना मिला है वो उनकी हैसियत के लिहाज से ज़्यादा मिला। हैसियत जब मैं कह रहा हूँ तो राजनीतिक हैसियत। अब आप जैसे ही कहते हैं कि दलित हम हैं, तो चिराग पासवान जी क्या कहेंगे? और जो चिराग पासवान ने किया, क्या वो कोई और कर सकता था? और मांझी जी को तो नीतीश जी ने बहुत भरोसा करके मुख्यमंत्री बनाया था, मोदी जी ने बहुत भरोसा करके मंत्रालय दिया है। भाई जब वो आए तो उन्होंने कहा हमको बड़ा मंत्रालय मोदी जी ने दे दिया। और कुल मिलाकर राजनीति में आप प्रासंगिक बने रहना सबसे जरूरी है। आज की तारीख में जीतन राम मांझी जैसे लोग प्रासंगिक हैं, नहीं तो होता क्या कि आप किस खाने में हैं, किस खांचे में है, उससे पता चलता। और उपेंद्र कुशवाहा को आप देखिए ना, चुनाव लड़े, हार गए, उनकी स्थिति आप देखिए। तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगियों को ठीक से एकोमोडेट किया है। उसके चक्कर में ही तो इनकी सीटें कम जितना मिला है ठीक मिला है इनका, आपके हिसाब से? ज्यादा मिला है, ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिला है। भाई आप मांझी जी को 1 लोकसभा सीट का जो व्यक्ति है उसको आप कितना दे देंगे? 2 सीट, 3 सीट, बहुत दे देंगे, 4 सीट दे देंगे, लेकिन आपने फिर भी 6 की 6 हो दे दी। अभी ये बता रहे थे ना भाई, आपने एक लोकसभा पे अगर 6 सीट दी है, आपने चिराग को दी ही है ना। नहीं, से चिराग को 1 लोकसभा पर नहीं दी है। आप दोनों का फर्क है। चिराग को ताकत पर दी है जो 100% परफॉर्मेंस देता है, और 100% सर्वस्व तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मोर। तो ये भी सौंपेंगे ही, ये भी सौंपेंगे ही, ये अपने पास नहीं ना भाई, ध्यान दीजिए। नहीं, दोनों में अंतर है, बहुत फर्क है, दोनों में अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा, आपको ध्यान में होगा कि जब 2014 में सरकार बनी थी तब मंत्री थे, और एचआरडी मंत्रालय उनको मिला था, और बाद में उन्होंने छोड़ दिया, राज्य मंत्री थे, छोड़ा, एनडीए को छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए थे। दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट भी अपना लोकसभा का नहीं बचा पाए। ठीक है। चिराग पासवान 5 सीटें लेकर के आए, वोटों के परसेंटेज में इनसे कई गुना उनका बेहतर जो मिला सबको, मतलब जो जितना डिजर्विंग था उतना ही दिया गया। चिराग में एक बात और जोड़नी चाहिए कि जब उनकी सारी सीटें, मतलब 1 भी सीट नहीं मिली, नीतीश कुमार के खिलाफ वो पूरी लड़ाई लड़ चुके, सरकार में भी उनको कुछ नहीं मिला, घर भी एक तरह से चला गया, उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ खड़े रहे, उसको भी तो आप ध्यान रखें। फिर अगली खबर, मांझी साहब ने पटना में अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया था टिकट बंटवारे के समय, बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है, और नीचे लिख दिया था कम से कम 10, ज्यादा जितनी प्रभु की इच्छा। मतलब उन्होंने कह दिया था कि भाई 10 सीटों में कम से कम मिलना चाहिए,
और लेकिन उनको अब 6 सीटें मिली है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि 6 सीटें मिली है, अब कैसे एडजस्ट करें, एक तो हमारी समधन ले जाएगी, एक बेटा ले जाएगा, एक बहू ले जाएगी और एक हमारे बहनों ले जाएंगे, 4 सीटें तो गई, अब 2 सीटें में कैसे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करें। ये बोला उन्होंने बोला, ये उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से कहा कि भैया 6 सीटें दी है, 4 तो परिवार में बढ़ जाएगी, एक हमारी समधन ले जाएगी, एक हमारी बहू ले जाएगी जो विधायक है, एक हमारा बेटा ले जाएगा, फिर एक हमारा बहनों ले जाएगा, 2 सीटों में हम कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे। बड़े निराशा हो रही है। अब पार्टी ने कहा कि भी आपका मामला आप देखिए। परिवार को पार्टी बनाया उन्होंने तो कोई क्या करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में 2 राज्य हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और बंगाल। दिल्ली लेकिन उस नजरिए से पूर्ण राज्य नहीं है, बहुत लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य, बॉर्डर का राज्य, बहुत सेंसिटिव राज्य है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? ममता बनर्जी के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार या अपराध की खबरें आ रही हैं। चले, मैं ये भी नहीं मान लेता हूँ कि अपराध के सिलसिले में एक राज्य को दूसरे राज्य के सामने नहीं देखना चाहिए, अपराध हर राज्य में होता है। लेकिन आपका जवाब क्या होता है उसके सामने? बात वो है, ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला डॉक्टर का बलात्कार किया जाता है और उसके लिए वो कहती हैं कि महिला कि वो रात के वक्त निकली क्यों बाहर। खुद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया और इस बयान पर अब बहुत घमासान है। अब इसके बाद ममता बनर्जी को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं कहती कुछ हूं, मीडिया उसे कुछ बताकर पेश कर देता है, ये राजनीति है। हम ममता बनर्जी का वो ओरिजिनल स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे जिस पर हंगामा हुआ, लेकिन जान लीजिए कि ऐसा कहने की नौबत आई क्यों है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप हुआ, जिसके बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। ममता बनर्जी से इसी पर सवाल हुआ था, वो रिएक्ट कर रही थी और उन्होंने कहा कि देर रात लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज की भी जिम्मेदारी है। रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूशन की है। महिलाएं, छात्राएं भी खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। लड़की अपने एक दोस्त के साथ, सही बात है, देर रात यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस के बाहर खाना खाने के लिए जा रही थी। अब उसके जो परिवार है लड़की का, उसने उस दोस्त के ऊपर भी केस कराया है। रास्ते में उस लड़के के परिचित 2-3 लड़के मिले, उन्होंने वहाँ बताया जाता है कि लड़के के साथ मारपीट की, लड़का भाग गया और फिर वो कहीं सुनसान इलाके में खींचकर लड़की को लेके गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में इस मामले में 4 लोग जो हैं अभी तक पकड़े जा चुके हैं। 5वां एक व्यक्ति और बताया जा रहा है वो कहीं से जुड़ा है, उसकी भी तलाश हो रही है। बीजेपी ने इसमें एक नया एंगल दे दिया। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा, मतलब जो पीड़िता है उसी को दोष देना पड़ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि 4 लोग जो पकड़े गए हैं 4 मुसलमान हैं। ये बीजेपी ने कहा है। तो पहले आपको मैं सुनाता हूं ममता बनर्जी का ओरिजिनल बयान। आई एम शॉक्ड टू सी द इंसिडेंट, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस also is to take care for their students and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. मैंने कहा लड़कियों को भी अपनी सुरक्षा के बारे में सजग रहना चाहिए, रात को बाहर नहीं आना चाहिए, वो जंगल वाला इलाका था। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस हर जगह पर हर व्यक्ति के लिए मौजूद नहीं हो सकती है। मजबूरी तो ये बात तो समझ में आती है अगर वो ये कहती है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन अब आप चीफ मिनिस्टर हो, आपका तो काम यह है कि हर जगह सुरक्षित हो, हर वक्त सुरक्षित हो। आप कहीं लड़की रात को बाहर ना निकल, मतलब रात को लड़की का निकलना अनसेफ है। बंगाल में लड़की रात को बाहर नहीं निकलनी चाहिए, देर रात को निकलनी नहीं चाहिए, ये ममता बनर्जी का कहना है, चीफ मिनिस्टर का कहना है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है होम मिनिस्टर भी वो खुद ही हैं, तो पुलिस सीधे उनको ही रिपोर्ट करती होगी। अब बीजेपी की बात सुन लीजिए। बीजेपी ने अपने हमले उनके ऊपर तेज किए। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का आया, इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए। शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं आपको। चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी, सेम।
और ऐसे कई वाक्य हो चुके हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला वाक्य आपको याद है, उसमें तो लड़की की हत्या ही कर दी गई थी। फिर उसके बाद जो डॉक्टर प्रदर्शन जहां करते थे वहां पुलिस ने पहुंचकर वो उनका मंच सब तोड़फोड़ कर दिया। उसमें आरोप टीएमसी वर्कर्स के ऊपर भी लगा था। अब उनका खुद का ये स्टेटमेंट, बयान बिल्कुल असंवेदनशील है, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं। देखिए, मुझे याद दिला या ये उनका बयान जो है मुझे याद दिलाते हैं शीला दीक्षित के बयान से। शीला जी ने भी ऐसे शीला दीक्षित ने यही निर्भया कांड पर बोला था। पहली जो प्रारंभिक उनकी टिप्पणी यही थी कि लड़कियां ऐसे रात में निकलती क्यों हैं, ऐसे वस्त्र क्यों पहनती हैं। उसका नतीजा आपने देखा था, उनकी छुट्टी हो गई, दिल्ली से उनकी छुट्टी हो गई। एक इतना बड़ा माहौल बना। दूसरी बात जो ये बार बार कह रही हैं कि रात में निकल, कितने बजे रात में निकली थी लड़की? जो रिपोर्ट हुआ है 12:30 बजे। नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज है वो बोलता है 8:30 बजे रात में। 8:30 बजे रात में कोई खाना खाने के लिए नहीं निकले तो ये तो जंगल राज 8:30 तो बहुत नॉर्मल टाइम है, बहुत नॉर्मल है। यदि शहर के अंदर, दुर्गापुर के अंदर, यदि रात के 8:30 बजे कोई लड़की यदि किसी दोस्त के साथ खाना खाने जाती है और वहां भी उसको इस प्रकार की चीजें, यातना झेलनी पड़ रही, तब आप समझ सकते हैं कि वहां की लॉ एंड ऐसी स्थिति की है। तीसरी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है कि हर जगह पुलिस नहीं जा सकती। ममता बनर्जी क्या अपनी पुलिस सिक्योरिटी छोड़ देंगी? या उनके जो लोग हैं वो, उनके मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो क्या पुलिस सिक्योरिटी लेकर के नहीं चलते? सवाल यह है कि आपको सुरक्षा देना ये राज्य सरकार की, राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। यदि वो इलाका वैसा था तो उसमें तो और भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहां पर अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर लड़के रहते हैं। हम तो देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम चले जाते हैं, रात भर पुलिस गश्त करते रहती है। हर कोने पर पुलिस का एक वैन लगा हुआ रहता है और लड़कियां जो है वो खुलेआम घूमती हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे थे ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये ममता बनर्जी ने कहा रात को 12:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी। लड़की के पिता ने यह बोला है कि मेरी लड़की के साथ ये जो दुष्कर्म हुआ ये रात को 8 से 9 बजे के बीच हुआ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं कि मेरी लड़की रात को 12:30 बजे। अरे कितने भी बजे हो, कैसे कह सकती है मुख्यमंत्री ये बात कि लड़की बाहर क्या कर रही थी? ये बहुत असंवेदनशील है। फिर दूसरा जो मामला त्रिपाठी जी इसमें आया कि लड़के मुसलमान है, ऐसा विपक्ष वहां कह रहा है, इसलिए ममता जी को ही कहना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि और राज्यों में तो बलात्कार के बाद जब लड़की की हत्या कर देते हैं तो उसको रातों रात जलाने के प्रयास किए जाते हैं। वो शायद यूपी के किसी प्रकरण की वो बात कर रही थी। उड़ीसा, क्योंकि ये लड़की उड़ीसा की थी तो उन्होंने उड़ीसा की बात की कि उड़ीसा में भी एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था तो वहां की सरकार ने क्या कर लिया। ये जवाब है मुख्यमंत्री का। देखिए, ममता बनर्जी, मुझे नहीं लगता है कि एक क्षण भी उस संवैधानिक पद पर रहने के योग्य है। ममता बनर्जी ने सारी शर्म, हया सब कुछ समाप्त कर दी है और उनके जो तर्क आते हैं ना, वो लगता है कि जैसे वो तैयार बैठी हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी चीजें तो होनी ही होनी है, कुछ जो मीडिया में आ जाएगी या बहुत उठ जाएगी भी तो हम उस पर कैसे बात करेंगे। और हमें याद है आरजी कर वाले मामले में जब पूरी रात नाइट विजिल के प्रोग्राम वहां के लोगों ने किए, कैंडल लाइट निकाले, तो तृणमूल के लोगों ने उन जो कलाकार थे उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उनको कहा कि इनको हम दोबारा कहीं आने नहीं देंगे। आपको अलग अलग घटनाएं, ताजेमुल याद ही होगा, आपको संदेश खाली याद ही होगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आशंका कब तक, मतलब हम कब तक नहीं कोई बड़ी आशंका सुनते हैं तो आशंका हमेशा है कभी कभी हमारा उससे मुठभेड़ हो जा रहा है, हमारी उससे एक तरह से कहें कि हम उससे आमने सामने हो जा रहे हैं। अब ये जो घटना है, इस घटना में सरकार का एकमात्र काम क्या होना चाहिए था? मुख्यमंत्री के तौर पर कहना चाहिए था जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर वो 4 के चारों मुसलमान भी हैं तो ये क्यों सरकार की तरफ से ये गुंजाइश होनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम डिस्क्लोज करके बताती कि इस वजह से सरकार आवरण दे रही। इसके पहले भी हमने देखा वो जो संदेश खाली वाला था उसका नाम वो भी एक मुस्लिम था। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाते बचाते हर अपराध, हर चीज में उनको लगता है कि कहीं हमारा जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है जो अगले साल आने वाला है उसमें कोई नुकसान ना हो जाए। अब असम की बात मैं आपको बताता हूं, असम में भी यही एक्चुअली हिंदू मुस्लिम आबादी पर बात हो रही है। क्या वहां हिंदू और मुसलमान जनसंख्या में बराबर हो गए हैं? अगर आज सेंसस हुआ तो क्या मुसलमानों की आबादी प्रदेश पे 39.5% के आसपास रहेगी और हिंदुओं की आबादी भी लगभग इतनी 40%। ये बात कही मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 2011 की जनगणना के अनुसार। उन्होंने ये आज के हालात का आंकलन दिया है। उनकी माने तो अगर असम में आज भी जनगणना हो तो मुसलमानों की संख्या 38% से ज्यादा होगी। उन्होंने कहा मेरी बात को नोट कर लीजिए। इसके पीछे उन्होंने घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया।
असम में घुसपैठ और नागरिकता पर छिड़े संग्राम के बीच उनका ये स्टेटमेंट है। 2011 का सेंसस क्या कहता है? उसके मुताबिक वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 61.47 थी, मुसलमान 34.22 थे। उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए अनुमान लगाया है हेमंता ने कि अब प्रदेश में हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर हो चुकी है। सेंसासर जेतिया रिजाल्ट ओलाब मोर कथा जे आपनालोके लिखि राखिब सेई मिया मुसलमानर संख्या अहोमत 38% होबगै। अब इस पर रिएक्शन भी आया। EIUDF जो है वो भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी पार्टी है, उन्होंने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास जहर घोलने के अलावा और कोई काम नहीं। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा साहब और जहर घोलने में बहुत माहिर हैं। अब 2 दिन से हम देख रहे हैं, डिब्रूगढ़ में कल भी उन्होंने बोला, आज भी बोला कि जो नया सेंसस होगा उसमें मुसलमान के परसेंटेज 38% होंगे। ये वो लोगों को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के इस तरह की गैर संवैधानिक बातें करना बिल्कुल दुर्भाग्य है आसाम के लिए। ये एक्चुअली उन्होंने, हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा भी कि अभी होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में ये बताया था कि किस तरीके से घुसपैठियों की वजह से मुस्लिम आबादी देश के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा, मैं जब अगली बार होम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं वो जो डेमोग्राफी मिशन बनाया है भारत सरकार ने, उसकी क्या और डिटेल में मैं उसको जानूंगा। मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आसाम के लिए विशेषकर कोई काम करेगी। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि ये इसके पीछे नेचुरल कॉजेज नहीं है, मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये नहीं है वजह। इसके पीछे घुसपैठ को उन्होंने वजह बताया है। अब सवाल मेरा ये है, क्यों ये महत्वपूर्ण है या ये क्यों चिंता की बात होनी चाहिए कि अगर जो वो कह रहे हैं सही है, हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर हो गई है? समीर जी, देखिए, जो अमित शाह जी ने कहा था कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, मुझे लग रहा है कि अब वही एक मात्र विकल्प है जिस तरीके से अमित शाह जी ने चिंता व्यक्त की थी। और 1952 से लेके 2011 तक का जो अमित शाह जी ने आंकड़ा दिया था कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम आबादी का उन्होंने पूरा डाटा दिया था, बताया था कि कितनी बड़ी गंभीर चुनौती देश के लिए बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी तमाम अवसरों पर इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई इस देश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। अमित शाह जी ने भी कहा कि इस देश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरे देश से जो हिंदू प्रताड़ित थे उनका भारत के अंदर स्वागत किया जा सकता है, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है, कोई और लोग भारत के अंदर नहीं आ सकते। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है, तो आसाम तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है तो वहां तो बेरोक तो को पूरा आ रहे हैं। भले ही ठीक है, कहा जाता है कि BSF तो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन लंबे समय से जो घुसपैठ हुआ है बंगाल के अंदर और आसाम में जो लंबे समय से घुसपैठ हुआ है, अब सरकार को लग रहा है कि इस पर लंबी कार्रवाई करने की जरूरत है। मेरा सवाल, मैं सर दूसरी बात पे हैरान हूं। उन्होंने 2011 के सेंसस को आधार बनाया है। 2011 के सेंसस में हिंदू आबादी 61.5% बताई गई है। तो क्या 15 साल के अंदर, 14 साल के अंदर इतनी ज्यादा बांग्लादेशी वहां घुसा है कि हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत में 61.5 से 50%, 11.5% कम हो गई? इतने लोग आ गए बाहर से। देखिए, अभी जनगणना तो होना है, अभी जो होनी थी वो तो अब जब सरकार करेगी तो सब सरकार को पता पड़ेगा। लेकिन सरकार के पास और गृह मंत्रालय के पास जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो डाटा आया है वो बहुत परेशान करने वाला है और सरकार को चिंतित करने वाला है। और अमित शाह जी ने उसी की तरफ जिक्र किया था और हेमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं वो भी उसी की तरफ इशारा करता है कि आज हिंदू और मुसलमान आसाम में बराबर के रेशियो पे पहुंच गए हैं। देखिए, अब सेंसस हो ही जाएगा 1 आध साल में, उसके आज भी जाएंगे आंकड़े। हरियाणा में जो एक सीनियर IPS ऑफिसर पूरन कुमार जो ADG लेवल पर थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली अपने साथ जातीय उत्पीड़न बता करके। आज तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। उनकी मृत्यु को आज 7वां दिन हो गया है। उनके परिवार को मनाने की सारी कोशिशें कर रही है सरकार। पूरी सरकार के ब्यूरोक्रेसी में जुड़े हुए लोग, चीफ सेक्रेटरी और लोग, वित्त सचिव, 2 कैबिनेट मंत्री, सब उनसे जाके मुलाकात कर रहे हैं परिवार से। उनकी पत्नी भी IAS हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ ही एक दौरे पर थी, विदेश के दौरे पर, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर्स वगैरह का ये भी कहना है कि इतने दिन हो जाएंगे तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हत्या की असल वजह पता नहीं चलेगी। वो पिस्तौल से जो बैलिस्टिक मार्क्स निकलते हैं, वो सारी चीज़ें वो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए पोस्टमार्टम जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन इसमें अब एक नई बात सामने आई, वो ये कि शायद उनकी पत्नी तो इस बात को समझ रही हैं और वो शायद तैयार भी हो जाए अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन उनके भाई, वो बताए जाते हैं विधायक हैं आम आदमी पार्टी से पंजाब के, अमित रतन कोटपत्ता,
और शायद वो अड़ गए हैं कि अंतिम संस्कार नहीं कराया जाएगा। और इसमें राजनीति भी बहुत जोर शोर से हो रही है। कल 36 संगठनों ने मिलकर के, दलित संगठनों ने मिलकर के एक महापंचायत भी की थी और उसमें ये उन्होंने कहा था कि अगर इन सारे आरोपियों पर, जिनका नाम उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा, जिसमें डीजीपी समेत 14 पूर्व अधिकारी और पूर्व अधिकारी हैं, तब तक जो है वो मानेंगे नहीं, अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे और भारत बंद भी जो है वो करा सकते हैं। सर, क्या इस मामले में पॉलिटिक्स हावी हो गई है? पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। पहले इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इनिशिएट लेना चाहिए था और मामले को सेटल करना चाहिए था। इतना टाइम लग गया तो मौका मिल ही जाता है कि पॉलिटिक्स हो। और जैसा आप कह रहे हैं कि उनके भाई विधायक हैं, तो भाई विधायक होते हैं तो फिर पॉलिटिक्स उसमें जुड़ जाती है। फिर दलित फैक्टर भी उसमें जुड़ गया है। फिर सुसाइड नोट को हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं कि भाई वो बयान कोर्ट में भी माना जाता है, तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी और कार्रवाई नहीं भी करनी थी तो उसको निपटाने के लिए कि कैसे किया जाए। अब झगड़ा यह है कि आप डीजीपी और वो रोहतक के एसपी समेत सब लोगों के नामजद एफआईआर कराइए, वो नहीं कर रही सरकार। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो क्या करना चाहिए था सरकार को, लेकिन उसमें थोड़ा सा जल्दी से काम करके संतुष्ट करना चाहिए था उन लोगों को। अब बहुत देर कर दिया। सैनी साहब को लग नहीं रहा होगा शायद कि इतना मामला बढ़ जाएगा।